हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन टू पीडी यानी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या होगा बेटा? एप्लीकेशन टू पीडी यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने यूनिट 1 में पढ़ी है उसी का एप्लीकेशन पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर 2 पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक जो होगा इस यूनिट के अंदर वो क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पीडी ऑफ ऑर्डर 2, यानी हमें क्लासिफाई करके बताना पड़ेगा कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस नेचर की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेचर पहचानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होता है किसी भी गिवन पीडी का या लीनियर पीडी का। तो मान लीजिए कोई लीनियर पीडी कुछ इस फॉर्म पे है, लेट the given linear partial differential equation of order 2 is, मान लीजिए वो सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है। a del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस b del 2u over del x del y plus c del 2u over del y square plus function of x variable, y variable, u variable, p variable और q variable equal to 0. Suppose this is given differential equation 1. ठीक है, तो ध्यान रखिए जो del 2u ओवर del x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को a बोला गया है, जो del 2u ओवर del x del y है उसके कोफिशिएंट को b बोला गया है, और जो del 2u ओवर del y स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को c बोला गया है। और इसके अलावा जो x y u यानी u डिपेंडेंट वेरिएबल, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, p यानी कि del u बाई del x, q del u बाई del y, ये सारी टर्म्स को मैंने एक फंक्शन में लिख दिया है। दिस इज ए फंक्शन ऑफ x y u p एंड q। ठीक है, ये कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको क्लासिफाई करके आपको बताना है कि ये किस नेचर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर मेंशन भी कर देते हैं, वेयर कैपिटल A, B एंड C आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी? आप इधर से कोफिशिएंट चूज करेंगे यानी आप A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इधर से आप b वैल्यू चूज करेंगे यानी b वाला कोफिशिएंट आप ले लेंगे, इधर से आप c वाली वैल्यू चूज करेंगे यानी c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। हर बार कैलकुलेट क्लासिफाई करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब केस 1 ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा? इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे b आपके पास आ गई वैल्यू, c वैल्यू आ गई, a वैल्यू आ गई, तो आपने ये एक वैल्यू कैलकुलेट की b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b की वैल्यू रख दे देंगे, a की वैल्यू और c की जो भी वैल्यू बनेगी या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। बेटा तीन ही तो केस बन सकते हैं। मैक्सिमम केस क्या हो सकते हैं? मान लीजिए इसकी वैल्यू की बात करें या कोई भी वैल्यू की बात करें, किसी भी एक्सप्रेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो तो तीन ही तो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या वैल्यू नेगेटिव होगी या वैल्यू जीरो होगी। तो मैं तीनों केस डील कर रहा हूं। जैसे वैल्यू मान लेते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है? लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे? देन वी से दैट इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन 1 कैसी इक्वेशन है? इलिप्टिक इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान रखिए आप, ये नाम होती है यहाँ पर नेचर का मतलब इस नाम को आप बताएंगे कि इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या होगा? इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मान लीजिए वैल्यू 0 आ जाती है, नेगेटिव आ सकती है, 0 आ सकती है या पॉजिटिव आ सकती है। तो मान लीजिए वो वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे? देन वी से दैट इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। उस केस में हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1 कैसी है? पैराबोलिक है। ठीक है, केस 3 ले लेते हैं। केस थर्ड क्या होगा?
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब आप समझिए, मैंने नेगेटिव वैल्यू ली, मैंने इक्वल 0 वैल्यू ली और पॉजिटिव ली। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे इलिप्टिक, अगर 0 आती है तो हम बोलेंगे इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। अगर वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती है तो देन वी से दैट इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। अब ये तीनों वर्ड आप अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि ये पूरी यूनिट जो रन करेगी ना, वो इन तीन नामों के ऊपर ही रन करेगी। या तो इक्वेशन जो दी होगी सोल्व करने के लिए वो इलिप्टिक टाइप की होगी, या वो पैराबोलिक टाइप की होगी, या वो हाइपरबोलिक टाइप की होगी। इसी तरीके के तीन एप्लीकेशन बनेगी, सॉल्यूशन ऑफ इलिप्टिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशन। इन तीनों सॉल्यूशन हमें बताने होंगे और उसी केस से रिलेटेड हम एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोबारा से एक बार क्लियरली समझिए, मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म पे दी हुई है, a del 2u ओवर del x स्क्वायर, b del 2u ओवर del x del y, c del 2u ओवर del y स्क्वायर एंड फंक्शन ऑफ x y u p एंड q। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर u डिपेंडेंट है और x और y क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यानी कि अगर जो u का सोल्यूशन बनाने हम जाएंगे तो u का सोल्यूशन x और y की टर्म्स में बनेगा। रीजन, जिसका डेरिवेटिव होता है और जिसके रेस्पेक्ट में किया होता है उसी में सोल्यूशन बनता है। तो u का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x, xy एंड y। तो xy के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो u डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। तो यू का सॉल्यूशन किसकी टर्म्स में बनेगा बेटा, एक्स वाई की टर्म्स में। अगर आपको क्लासीफाई करना है तो क्लासीफाई करने के लिए इन जो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें मतलब नहीं है, यानी पी और क्यू से हमें मैटर नहीं करते हैं हमारे लिए। हम क्योंकि ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर 2 के तीन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, del 2u ओवर del x स्क्वायर, del 2u ओवर del x del y, del 2u ओवर del y स्क्वायर। इन तीनों डेरिवेटिव्स को आप देखिए, इनके कोफिशिएंट को हम मान लेते हैं ए, बी एंड सी। तो ए की वैल्यू चूज कर लेंगे, बी की वैल्यू चूज कर लेंगे, सी की वैल्यू चूज कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपके पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो 0 हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। अगर वो वैल्यू 0 आती है तो हम बोलेंगे पैराबोलिक। और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक। तो बेटा इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन पे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से ये आप इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक क्लासिफाइड करके आप बता सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 या क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं, क्लासिफाई जैसे लिखते हैं, classify the given PD partial differential equation क्या है, 4 del 2u over del x स्क्वायर प्लस 4 del 2u over del x del y और प्लस del 2u over del y स्क्वायर इक्वल 0। ये कोई इक्वेशन गिवन है। तो बेटा इसको कंपेयर कर दीजिए आप, कंपेयर विद वो सेम इक्वेशन हम ले लेंगे। इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। जैसे del 2u ओवर del x स्क्वायर के कोफिशिएंट हम क्या बोलते हैं, a, del 2u ओवर del x del y को क्या बोलते हैं, b, del 2u ओवर del y स्क्वायर को क्या बोलते हैं, c। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। हमारे लिए ये तीन कोफिशिएंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये सेम इक्वेशन से हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जैसे ये इक्वेशन वहां पर लिखते हैं, तो कंपेयर विद a del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस b del 2u ओवर del x del y प्लस c del 2u ओवर del y स्क्वायर प्लस f, x होता है इसके अंदर, y होता है, u होता है, p होता है और Q होता है, इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कंपेयर विथ दिस टू। तो अगर इस del 2u ओवर del x स्क्वायर है, ये del 2 ओवर del x स्क्वायर है, तो a वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर del 2u ओवर del x del y का कंपेयर किया जाए तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। आप देख सकते हैं इनके कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें। सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। नाउ कैलकुलेट, हम कैलकुलेट क्या करते हैं,
कैलकुलेट करते हैं। इधर देखिए आप, नाउ कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इक्वल बी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी दैट इज 1। तो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 16 माइनस 16, सो दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट्स इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 बन गया है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इधर आ जाइए आप, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बनता है तो देन वी से दैट इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हेंस इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक टाइप। इक्वेशन 1 कैसी है, पैराबोलिक है। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास है कोई क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके का ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई ना देके टी और एक्स दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब यहाँ पर यू जो फंक्शन है ना वो किसका है, एक्स और टी वेरिएबल का है। ठीक है, तो आप अपनी इक्वेशन को भी उसी तरीके से चेंज कर लीजिए, कंपेयर विद वैसे ही लिख लीजिए आप भी, टी और एक्स में लिख लीजिए। तो जैसे क्या लिखेंगे, ए डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस बी डेल टू यू ओवर डेल टी डेल एक्स और सी डेल टू यू ओवर डेल टी एक्स स्क्वायर, वैसे ही लिखेंगे। प्लस फंक्शन ऑफ, अब इसके अंदर वेरिएबल कौन से आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, टी आ रहा है, यू आ रहा है, पी आएगा और क्यू आएगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो वेरिएबल हमारे लिए मैटर नहीं करते। मान लीजिए एक्स वाई था तो हम इक्वेशन एक्स वाई में लिख रहे थे, एक्स और टी है या टी और एक्स है तो टी और एक्स में लिख लिया है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर है, ये डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट देखें तो ए वाली वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, एक्स स्क्वायर। तो इधर से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। तो ए वाली वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी की बात करें तो डेल टू यू ओवर डेल टी डेल एक्स, तो डेल टी डेल एक्स का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पर, तो बी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ध्यान से सोचिए कि जो कोफिशिएंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसके कोफिशिएंट को 0 इंटू डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी, और जी किसी का भी कोफिशिएंट 0 होगा तो वो वैल्यू क्या होती है 0, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, ये डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, तो अगर सी का कंपेयर करें तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बनती है। तो अब फिर से आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर और सी की वैल्यू -1। तो वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ इस तरीके का आता है, ये वैल्यू बन के आती है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। जैसे 4x स्क्वायर है, मान लीजिए 4 की बात करें तो 4 तो कभी भी आपका, अगर आप इसको लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बात कीजिए जैसे x की बात करते हैं, मान लीजिए x, यहां पर कंडीशन क्या है, अगर x पॉजिटिव है तो x अगर पॉजिटिव है तो होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा। अगर x यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव का अगर स्क्वायर करें तब भी वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, और x अगर 0 है तो वैल्यू क्या रहेगी 0। तो अब आप सोचिए कि यहाँ नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। दोबारा से समझिए, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 2x का होल स्क्वायर बना है तो x की वैल्यू अगर सपोज मान लेते हैं कि 0 है, तो 0 इंटू 2 तो 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव है, मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है,
तो माइनस वैल्यू को आप इसमें रखेंगे तो माइनस, मान लीजिए -1 रखा तो -2 बनेगा, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, -6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36, -7 का स्क्वायर भी क्या होता है, या -8 का स्क्वायर भी क्या होता है 64। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई भी माइनस साइन भी डालोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी प्लस, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो पाएगी, केवल या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो वैसे ही 2 केस बना के लिखेंगे। फर्स्ट वाला लिखते हैं, इफ 4x² इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर ये पॉजिटिव होता है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 हो रही होगी, तभी आपका वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। तो अगर ये वैल्यू 4x² ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 0। दोबारा से समझिए, b² - 4ac किसके बराबर है 4x² के। अगर 4x² की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 4x² क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, तो b² - 4ac क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। इक्वेशन 1 कैसी होती है, हाइपरबोलिक। दूसरा केस क्या होता है, मान लीजिए कि ये 4x² = 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 रही होगी तभी तो 4x² 0 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स b² - 4ac = 0। ध्यान से समझिए, तो x अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो b² - 4ac क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन 1 क्या हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है। इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। अब थर्ड वाला केस ले सकते हैं, सिंस 4x² कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव होगा ही नहीं, आप समझिए इसको, कैन नॉट बी नेगेटिव। रीजन, क्योंकि x की वैल्यू चाहे आप नेगेटिव भी ले लो तब भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे वैल्यू नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए या 0 लीजिए, कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो 0 लेने पर वैल्यू 0 बन जाएगी, पॉजिटिव लेने पर वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, पर नेगेटिव लेने पर भी वैल्यू क्या बनेगी पॉजिटिव, तब उस केस में भी वो हाइपरबोलिक का ही केस रहेगा। तो सिंस 4x² कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इक्वेशन 1 कैन नॉट बी इलिप्टिक। तो जो इक्वेशन 1 है वो किसी भी कारण से इलिप्टिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप केस बना के इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो उससे चीजें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, so that the equation zxx plus 2x zxy plus 1 minus y square zyy equal to 0, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इज इलिप्टिक, प्रूफ करना है हमें, इज इलिप्टिक फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y इन द रीजन x² plus y² लेस देन 1, यानी इस रीजन के अंदर इलिप्टिक शो करे, कोमा पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री बाउंड्री पर क्या करे, पैराबोलिक शो करे, एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड दिस रीजन, यानी रीजन के बाहर क्या हो,
दोबारा से समझिए क्वेश्चन क्या है। दिस इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि कोई रीजन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1, इस रीजन के अंदर बात करें तो वो इलिप्टिक हो, रीजन की बाउंड्री पे बात करें तो वो पैराबोलिक हो, और रीजन के बाहर बात करें यानी आउटसाइड बात करें तो वो कैसी हो, हाइपरबोलिक। आपको यही प्रूफ करना है कि जब इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1 की बात करेंगे तो इलिप्टिक, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो बाउंड्री यानी पैराबोलिक, और जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो हाइपरबोलिक यानी आउटसाइड द रीजन। तो इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कुछ है, उसको एक बार और लिख लेते हैं। सिंस जेड एक्स एक्स 2x जेड वाई वाई एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन 1 है। इसको फिर सिमिलरली कंपेयर करेंगे। ये है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये क्या है डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसको a मानते हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, ठीक है। b की बात करें तो b इज इक्वल टू 2x है, और c की बात करें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। यही मेन हमें कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, और c क्या है बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y स्क्वायर। तो वैल्यू कुछ बनती है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4। अगर 4 कॉमन भी ले लें सबसे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ वैल्यू बन के आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या बना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा कंडीशंस बनाकर सोल्व करते हैं। जैसे केस 1 बना के सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac या इक्वेशन 1 इलिप्टिक है, इलिप्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो वैसे ही कुछ लिखते हैं, इफ फर्स्ट वाला केस, इफ इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक, अगर इक्वेशन 1 इलिप्टिक होती है तो इसका मतलब हमें पता होता है कि जब भी इक्वेशन 1 इलिप्टिक होगी तो हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको पता होगा कि वो नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, अगर यहाँ पर देखें इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, तो वो किसके बराबर है, इट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। दोबारा से समझिए, कोई भी इक्वेशन इलिप्टिक होगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या ही है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। 4 को 0 पर ले जाते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो अब आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था आपसे, यही तो बोला गया था, is elliptic so that this equation is elliptic for the value of x and y in the region x square y square is less than 1। यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1 वाला रीजन बनेगा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये इलिप्टिक होनी चाहिए। तो इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। मान लीजिए इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मान के चलिए आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कोई भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब वो सर्किल की इक्वेशन है, और सर्किल 1 रेडियस का सर्किल कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अगर 1 रेडियस का हम सर्किल बनाए, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो 1 रेडियस का अगर सर्किल बनाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा। 1 रेडियस का सर्किल, मान लीजिए ये 1 रेडियस है, ठीक है। तो 1 रेडियस का ये सर्किल बन गया। अब वो क्या है, वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यानी कि वो इसके अंदर वाले पॉइंट्स की बात कर रहा है, ये जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। इन अंदर वाले पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो अंदर वाले पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो यानी कि इनसाइड वाले जो या रीजन के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उसके लिए इक्वेशन का नेचर कैसा है, इलिप्टिक। तो वो यही तो कहने की कोशिश कर रहा है।
इज इलिप्टिक फॉर द वैल्यू ऑफ रीजन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1, यानी 1 से छोटी वैल्यूज के लिए वो क्या है, इलिप्टिक। क्योंकि बाउंड्री पर अगर बात करेंगे तो रेडियस की बात करेंगे, और रेडियस कितनी है 1, अगर 1 रेडियस की बात करेंगे तो इक्वल 1 हो जाएगा। तो इक्वल 1 पे हम बात नहीं कर रहे हैं, उससे छोटी वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नेचर देखिए आप क्या बनाया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1, यानी 1 से छोटी। तो 1 से छोटी क्या होगी, बाउंड्री के अंदर वाली वैल्यू। तो यानी इस जो मैंने शेडेड रीजन आपको दिखाया, इसके अंदर वाली वैल्यू की बात हो रही है। तो दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक फॉर द शेडेड रीजन या लेस देन 1 रीजन फॉर द गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1, यानी जो भी सर्किल की इक्वेशन बन रही है उसके इनसाइड वाले पॉइंट्स पर वो क्या होगा, इलिप्टिक होगा। ऐसे ही केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 पर बात करें, इफ इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक, अगर कोई इक्वेशन पैराबोलिक होती है, कोई भी इक्वेशन अगर पैराबोलिक होती है तो पैराबोलिक के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा ही तो होता है। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रखना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वल 0 रख देते हैं। तो देयरफॉर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। देयरफॉर द वैल्यू क्या बनती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाइए। तो कोई भी इक्वेशन क्या कहा गया है कि इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही तो यहां पर कहा गया था पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री, पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री, पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री। पैराबोलिक कहां पर होगी, बाउंड्री पर। जरा आप इस इक्वेशन का रीजन ड्रॉ कीजिए। तो इस इक्वेशन का भी सर्किल तो वैसे ही बनेगा 1 रेडियस का, 1 रेडियस का सर्किल बात कर रहे हैं, एक्स और ये वाई। तो बट आप सोचेंगे कि 1 कहां पर होगा, 1 एग्जैक्टली इस बाउंड्री पर होगा, क्योंकि रेडियस 1 ली है ना हमने, r इज इक्वल टू 1 लिया है। मान लीजिए ये रेडियस है, r इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 रेडियस का हमने सर्किल बनाया। तो अब आप सोचिए कि ये क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, तो ये ऑन द बाउंड्री होगा। तो वही तो चीज कहा है उसने, पैराबोलिक ऑन द बाउंड्री, ठीक है। अब तीसरा केस भी ले लेते हैं, केस नंबर 3 को डील कर लेते हैं। जैसे केस नंबर 3 आप बात करते हैं, तो केस नंबर 3 ले लेते हैं। कोई भी इक्वेशन, थर्ड वाला केस ले लीजिए, कोई भी इक्वेशन हाइपरबोलिक कब होगी, इक्वेशन इफ इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। अगर इक्वेशन 1 हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक है तो इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी तो हाइपरबोलिक बोल पाएंगे। तो इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 4 को 0 पर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो अब जरा इसको भी देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि रीजन 1 से बड़ा है, यानी रेडियस के बाहर आ गया। 1 रेडियस का अगर सर्किल बनाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, रीजन के बाहर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 रेडियस का एक सर्किल बनाते हैं तो फिर से वैसे ही ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए आपने ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। 1 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया आपने, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये अगर आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया तो ये अगर इनसाइड द रीजन की बात करें तो लेस देन 1 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 कहाँ होगा, ये मान लीजिए रेडियस है आपकी r इज इक्वल टू 1, ये आपकी रेडियस है, ठीक है। इस 1 रेडियस का सर्किल है तो एग्जैक्टली 1 कहां पर होगा, ऑन द बाउंड्री। 1 से छोटा कहां होगा, इनसाइड द बाउंड्री, और 1 से बड़ा कहां होगा, आउटसाइड द बाउंड्री। तो 1 से बड़े की बात हो रही है, ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा कहां होगा, आउटसाइड द रीजन, ठीक है। 1 से बड़ा कहां होगा, आउटसाइड द रीजन। तो वही तो सेम चीज कहा गया था, यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था बेटा, आपको प्रूफ करना था कि हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन, हाइपरबोलिक कहां होगा, आउटसाइड द रीजन होगा। तो इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, कुछ सेम टाइप का ही क्वेश्चन है बट थोड़ा इक्वेशन आप देखेंगे वो भी कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्लासिफाई द इक्वेशन
क्लासीफाई द इक्वेशन। क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई और 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2z इक्वल 0, ये इक्वेशन 1 है। अगर इससे कंपैरिजन करके सोल्व किया जाए तो ए की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माइनस के 2xy और सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करते हैं। कोई भी नेचर बताने के लिए सबसे पहले यही कैलकुलेट किया जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब 2xy विद माइनस साइन का होल स्क्वायर माइनस 4x, x का 4ac, तो a का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c का मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको जरा सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 4, इसको जरा दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू बनती है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा 4, ये प्लस के 4x स्क्वायर, ये प्लस के 4y स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये वैल्यू कट हो जाती है। तो इधर से अगर 4 कॉमन ले लें तो फिर से लास्ट वाला केस बन के आ गया जो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। ऐसा ही तो कोई केस बना था इक्वेशन, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे थे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो वही सेम 3 केस बन जाएंगे। यहाँ पर भी आप वही 3 केस बना के लिख सकते हैं। जैसे केस नंबर 1 क्या होगा, जैसे आप कैसे लिखेंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। इक्वेशन 1 कैसी होती है, जब नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हैं हम, इलिप्टिक बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए, इलिप्टिक होता है। तो देयर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, सिमिलरली केस नंबर 2 की बात करें तो केस 2 पर आ जाइए आप। केस 2 की बात करते हैं तो केस 2, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 देन इक्वेशन 2 इज इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करना पड़ेगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देयर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। ये एक कंडीशन बनेगी। तो मैं इसको भी लिख दिया है डायरेक्टली। तीसरा केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 हाइपरबोलिक से रिलेटेड ले लेते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है। तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ा है 0 से। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये तीसरे वाला रीजन होगा। और वैसे ही आप रीजन को सर्किल में ड्रॉ भी करके दिखा सकते हैं। तो ये किस केस का केस होगा, हाइपरबोलिक का। तो अगर पैराबोलिक है, इलिप्टिक है तो ये केस बनेगा, अगर पैराबोलिक है तो ये केस बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इधर। इस 5th क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और मुझे सेंड कर देना है। क्लासीफाई द इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्या है, वाई स्क्वायर आर है, 2xy इंटू एस स्मॉल एस है, प्लस एक्स स्क्वायर टी है, इक्वल
वाई स्क्वायर बाई जेड इंटू स्मॉल पी प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू स्मॉल क्यू, ये कोई इक्वेशन 1 है। इसको आपको क्लासीफाई करना है। आर का मतलब होता है डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, एस का मतलब होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और टी का मतलब क्या होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर कोफिशिएंट लेना है वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आप ले लेंगे वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू ले लेंगे आप -2xy और सी की वैल्यू ले लेंगे आप एक्स स्क्वायर, और इसको आप सोल्व करके बता देंगे कि ये इक्वेशन का नेचर क्या है, ये पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, या आपका इलिप्टिक है। तो ध्यान रखिए 3 ही टाइप की इक्वेशन बन सकती हैं, या तो कोई भी अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 2 की, चाहे वो वेरिएबल कोफिशिएंट है या कांस्टेंट कोफिशिएंट। वेरिएबल का मतलब जिनके कोफिशिएंट वेरिएबल हैं, या कांस्टेंट का मतलब जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिए कि उनमें 3 ही केस बन सकते हैं, इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई करके बता देंगे कि ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। इसके बाद जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होगा कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, जैसे मान लीजिए यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स और वाई को आपको अलग अलग सेपरेट करके लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेरिएबल को सेपरेशन वाला मेथड लगाना पड़ेगा, और उससे फायदा क्या होगा हमें, उससे बेनिफिट्स ये होगा कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करते हैं, यानी सेपरेट द वेरिएबल्स से सोल्व करते हैं, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है कि हम उस मेथड की हेल्प से किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती हैं जो आपने मैथ्स 2 में पढ़ी थी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद उनको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सोल्व कर देंगे। यानी जो मैथ्स 2 में आपने मेथड पढ़े थे उन्हीं मेथड से इधर उनको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो, सेकंड ऑर्डर की हो या थर्ड ऑर्डर की हो, किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मली यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, क्योंकि हम जो डील कर रहे हैं वो ऑर्डर 2 तक ही डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल होंगी, उनको हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। क्लियरली मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो वो एक बार और ध्यान से सुनिए। क्या करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उसको मैथ्स 2 यानी M2 की तरह से सोल्व करेंगे, जो कि आपने मैथ्स 2 में मेथड्स पढ़े थे उस तरीके से सोल्व किया जाएगा। इस तरीके से पूरा यूनिट वर्क करेगा। हर बार आपको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल ही लगाना है। इस यूनिट का सबसे एकमात्र मेथड यही है। जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक ही मेथड बचता है, वो क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चाहे आप वेव इक्वेशन यानी इलिप्टिक इक्वेशन को सोल्व करिए तब भी आपका वही सेम बनेगा, चाहे आप हाइपरबोलिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए या पैराबोलिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, सब इक्वेशंस के लिए आपको एक ही ऑप्शन बनेगा। वो क्या होगा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे वेव इक्वेशन की बात करें, चाहे हीट इक्वेशन की बात करें, चाहे लाप्लास इक्वेशन की बात करें, सारे मेथड इसी से सोल्व होंगे। तो ये एकमात्र मेथड होगा। तो कल मैं आपको वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बताऊंगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। फिर एक एक करके जैसे वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन की तरफ मूव किया जाएगा। तो तीनों एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा। 3 एप्लीकेशन कौन सी होंगी, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। थैंक यू।